कुछ एक क्वेश्चन दिया था। हरे कृष्णा बच्चों, चलिए अपने क्लास को हम स्टार्ट करें। और आज हम हमारा थर्ड हेड ऑफ इनकम पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज अपनी वॉइस को बातें बंद कर दीजिए यार। सबसे पहला हेड था हमारा, वो था सैलरी का। इसके बाद जो सेकंड हेड है हमारा, वो था हाउस प्रॉपर्टी का। तीसरा हेड है हमारा पीजीवीपी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 15 से लेकर 17 तक हमने सैलरी में देखा था। 22 से लेकर 27 तक
हाउस प्रॉपर्टी में थे हमारे, और सेक्शन 28 से लेकर 44 तक हम पीजीपी में देखेंगे। सब में कॉमन बात क्या है बच्चों, जो पहला सेक्शन है ये सभी इनका चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है ना। सेक्शन 15 सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 है, और पीजीपी का सेक्शन 28 है। थर्ड आउट ऑफ इनकम है जिसका नाम है पीजीवीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, पीजीबीपी। कुछ लोग इसको बीएंडपी बोलते हैं बच्चों, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। एक ही बात है कि एक बिजनेस से जो इनकम आप कमाते हो या प्रोफेशनल है आप, उससे जो इनकम कमाओगे वो इस हेड में आएगा। और सही मायने में ये जो हेड हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक जो आपने सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, या जो भी चैप्टर्स में थोड़ी बहुत बेईमानी कर ली है वो चलेगी, एक्सेप्टेबल है बच्चों। पर यहाँ अगर आप बेईमानी करोगे तो आप पास ही नहीं हो पाओगे। ये चैप्टर ही ऐसा है। सर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, पास ही नहीं हो पाएंगे हम? हाँ, क्योंकि मैं उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये हमारा पेपर नंबर 4। रुको एक मिनट। सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं 5 ईयर के एग्जामिनेशन पेपर्स की तरफ जाऊं, दिख रहा है आपको ये क्वेश्चंस पेपर है, और इसमें हम बात करते हैं हमारे इतने सारे पेपर है बच्चों। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, वो सभी पांचों हेड में से एक हेड को बेस बनाकर आएगा। कोई भी एक हेड को बेस बनाएगा कि मतलब मिस्टर पी है, इनके पास बिजनेस की इनकम है, मिस्टर पी इनके पास सैलरी की इनकम, मिस्टर पी इसके पास हाउस प्रॉपर्टी की। एक बनेगा बेस हेड, बाकी बनेंगे आपके सब्सिडरी हेड, और फिर बना के क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि सारे चैप्टर जुड़ जाते हैं किसके अंदर, हमारे इनकम टैक्स में। तो इसमें मेन बेस किसका है, हमेशा किसका बनता है बच्चों, 99% किसका बनता है, पीजीवीपी का बेस। फर्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा पीजीवीपी हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपको। मतलब ये एक ऐसा हेड है जिसको आप स्किप करोगे तो पूरा इनकम टैक्स स्किप हो जाएगा आपका। आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। सोचना भी नहीं है कि सर पीजीवीपी छोड़ दूं क्या, अरे भाई फिर तू सीए छोड़ दे, क्या करेगा फिर तू, कुछ और कर लो, बीकॉम करो ना। बीकॉम में भी तो 1 घंटा पढ़ना पड़ता है, 1 घंटा पढ़ते हैं, वो कर लीजिए आप। तो ये जो चैप्टर है आपका, प्लीज ये जो चैप्टर है आपका, सबसे पहले अगर आपको मैं दिखाऊं इस बार का जो एग्जाम का पेपर है, ये पेपर एग्जाम का पेपर है बच्चों आपका। इसमें सबसे पहला जो हेड आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने बता रखा है कुछ स्टेटस के बारे में। फिर क्या लिखा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेट प्रॉफिट बता रखा है, फिर कुछ एडजस्टमेंट बता रखे हैं। देखो ना कितना बड़ा क्वेश्चन है, पहला पूरा पेज हो गया ये, फिर ये दूसरा पेज पूरा, फिर ये तीसरा पेज यहां पे जाके खत्म है। ऐसे थोड़ी 14 नंबर मिलेंगे आपको। दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर में तो इन्होंने पेंडल अकाउंट बना के दे दिया साफ साफ। देखो भाई ये क्या है आपका, चलो जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में भी क्या बना के दे दिया बच्चों, एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट। जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में क्या किया इन्होंने इस बार अकाउंट नहीं बना के दिया, पर लिख के दे दिया कि सर आपका जो पेंडल अकाउंट है ना, उसमें डेबिट और क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना दिखाया, और डेबिट क्रेडिट क्या है, ये आइटम्स है, ये डेबिट है क्रेडिट है। मतलब फॉर्मेट नहीं बनाया, इसको वर्ड्स में लिख के दे दिया। भाई क्या बात समझ में। नवंबर में फिर से वही, फॉर्मेट नहीं बनाया पर क्या करके दे दिया, अलग से लिख के दे दिया आपको। एएमटी के प्रोविजन भी आपसे पूछे, हम पढ़ेंगे एएमटी आगे। ये सारा का सारा क्या है बच्चों, पेंडल अकाउंट का बेस अमाउंट है। इससे पहले यहां पर तो फिर से क्या किया इन्होंने,
P&L बना के दे दिया, एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है आपको। और कितना पीछे जाएं, अब तो बोल दो सर बस करो, समझ में आ गया हमें कि कितना इंपॉर्टेंट है कि साहब ये क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, ये आपको बेसिक सैलरी है। इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर बेस नहीं बना रखा किसका, पीजीवीपी का। मतलब कितने सारे पेपर में बेस बना, इसमें नहीं बना हुआ, तभी तो मैंने क्या बोला 99% क्या आता है आपका, पीजीवीपी आता है। तो ये जो पीजीवीपी है ये अपने आप में क्या है बच्चों, एक पूरा का पूरा बड़ा चैप्टर है। यहां सर इतने सारे आपने ज्ञान की बात बताई, ये क्यों बता रहे हो आप, सिर्फ इतनी सी बात कन्वे करने के लिए। बच्चों इस पेपर में बिल्कुल भी कंजूसी मत बरतना, घर पे जाके रोज अभी जो कर दिया वो कर दिया, जितना आपने नींद मार ली, जो कर लिया वो कर लिया, ठीक है वो एक्सेप्टेबल है, उसको बाद में भी देखोगे चल जाएगा। पर ये चीजें करोगे आगे आप, ये सब आगे जाके कनेक्ट होने वाले हैं। तो यहां बिल्कुल भी आपको समझ में आ रहा, कंजूसी नहीं बरतनी है, पढ़ाई करनी है यहां पर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हेड है हमारा पीजीवीपी का, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, पीजीवीपी। सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक इसको लिखा गया है। सबसे पहले बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है बच्चों। जो बिजनेस है, बिजनेस को इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन कर रखा है। बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, एडवेंचर कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेड और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, ट्रेड एक छोटे लेवल पे होता है, कॉमर्स बड़े लेवल पे होता है, तभी तो ई कॉमर्स बोलते हैं अपन, है ना। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब बड़े लेवल के स्टूडेंट, हम छोटे मोटे नहीं हैं। प्रोफेशन को डिफाइन नहीं कर रखा, पर प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, इट मींस द ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग द सम डिग्री ऑफ लर्निंग, द प्रोफेशन इंक्लूड द वोकेशन एज वेल। तो किसी वजह से, किसी लर्निंग की वजह से आप क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। वहां पर आप कोई सामान नहीं बेच रहे, एक डॉक्टर कोई सामान थोड़ी बेचता है, वो अपनी नॉलेज की वजह से क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रोफेशनल कह देंगे। जो गुड्स बेचता है वो कौन होता है, बिजनेसमैन होता है। बड़े आगे, जैसे अक्षय कुमार प्रोफेशनल है, मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है। आई बात समझ में, मुकेश अंबानी सामान बेचता है, अक्षय कुमार अपना नॉलेज, अपने एक्टिंग बेचता है। तो बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, ये दोनों कहां पर आएगा आपका, पीजीपी हेड में आ जाएगा। सेक्शन 45 बाद में देखेंगे अपन। सेक्शन 28, सेक्शन 28 बताता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीवीपी, कि वो कौन कौन सी इनकम है जो पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल होने वाली है। सेक्शन 22 था हमारा हाउस प्रॉपर्टी का, सेक्शन 15 था हमारा सैलरी का। ऐसे ही सेक्शन 28 है जो किसकी बात कर रहा है, पीजीवीपी हेड की। ये बता रहा है कि सर वो कौन कौन सी इनकम है जो पीजीवीपी हेड में क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी। देखिए बच्चों, नॉर्मली अगर आपने कोई बिजनेस से या प्रोफेशन से कोई इनकम कमाई है तो कहां पर आएगी, वो पीजीपी हेड में आएगी। बट कुछ ऐसी इनकम होती है जिनको पीजीवीपी में स्पेशली लिखा गया है, हो सकता है वो बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से नहीं आ रही है, फिर भी उसको कहां टैक्सेबल किया जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की में ही टैक्सेबल किया जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी इनकम है वो। सबसे पहली इनकम, फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर पीजीवीपी। बताओ पहली कौन सी है, एनी इनकम अराइजिंग एनी पर्सन बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब 99.99% जितनी भी इनकम होती है वो पॉइंट नंबर 1 में कवर हो चुकी है। कुछ ही ऐसी इनकम है जो स्पेशल टाइप की इनकम है जिसको पीजीपी में गवर्नमेंट ने उठा के रखा हुआ है। अगर कोई भी बिजनेस करते हैं आप, कोई भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम होगी कहां पर आएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन से। देखिए बच्चों, एक छोटा सा दुकानदार है, रिटेल शॉपर है, अपने एक दुकान चलाता है, और एक मुकेश अंबानी, दोनों में फर्क क्या है, वॉल्यूम का फर्क है। मुकेश अंबानी बड़े वॉल्यूम में काम करता है और छोटा दुकानदार छोटे वॉल्यूम में काम करता है। बाकी दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, वो भी प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस है, इसका प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस है। आई बात समझ में, सिर्फ वॉल्यूम का फर्क रहता है। तो सेम बात यहां पर भी लिखी गई है कि कैसा भी प्रॉफिट हो, चाहे वो बिजनेस से कमाओ या प्रोफेशन से कमाओ, तो कहां पर टैक्सेबल होगा आपका, पीजीपी हेड में। ठीक है। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि सर अगर आपको कोई कंपनसेशन का अमाउंट मिलता है, any compensation or any other payment due to or received by termination, modification of contract, agency और मैनेजमेंट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के, किसी मैनेजमेंट के या किसी एजेंसी के टर्मिनेशन की वजह से या फिर मॉडिफिकेशन की वजह से कुछ पैसा आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जयपुर शहर में पिज्जा हट का फ्रेंचाइजी था, तो पिज्जा हट वालों को मैंने फ्रेंचाइजी का पेमेंट कर रखा था और पूरे जयपुर में जितने भी स्टोर खुलेंगे पिज्जा हट के वो मैं ही खोलूंगा क्योंकि मैंने ये फ्रेंचाइजी ले रखी है। अब पिज्जा हट को गांधीनगर के पास में एक पिज्जा हट स्टोर खोलना है। उन्होंने कहा पवन जी आप नहीं, ये हम खोलेंगे। मैंने कहा सर देखो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है पूरे जयपुर में मैं ही खोलूंगा। उसने कहा नहीं सर, एक काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करते हैं, ये स्टोर तो हम खोलेंगे और मॉडिफिकेशन की वजह से मुझे कंपनसेशन मिल रहा है कितने का, 1 लाख रुपए का। तो बताओ बच्चों, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया है, बस मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हुआ, उसकी वजह से जो मुझे मिलेगा वो कहां टैक्सेबल होगा? आई बात समझ में? अगर मेरी कोई एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया गया है या फिर किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट का मॉडिफिकेशन हुआ है, तो उस केस के अंदर जो भी कंपनसेशन का अमाउंट मिलता है वो भी कहां पर आता है? पीजीपी एक्ट में आता है। थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है ताकि लोग एक्सपोर्ट करें। देखो ये बात तो बिल्कुल बताने की जरूरत भी नहीं है कि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा हमारा देश तरक्की करेगा, ये तो पता ही है बच्चों। क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे आप तो फॉरेन रेवेन्यू इंडिया में आएगा और इंडिया बढ़े। चाइना को देखो ना आज इतना बड़ा क्यों है वो? क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छा है उसका। तो गवर्नमेंट इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है ताकि लोग क्या करें? एक्सपोर्ट करें। तो मुझे इंसेंटिव क्या मिला? सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स या इंपोर्ट लाइसेंस। देखो हमारे देश में या फिर किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं कि कुछ भी मन करे वो इंपोर्ट कर लो, कुछ भी मन करे वो एक्सपोर्ट कर दो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। इनकी पॉलिसी होती है, जो देश के लिए पहले जरूरी है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, घर में रखो उसको। हाँ, जो एक्सेस है उसको आप, जो स्केयर रिसोर्सेज है वो हमारे रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा टीवी के अंदर बहुत सारा इन्होंने, जब मोदी जी ने कुछ वैक्सीन बाहर कंट्रीज में भेजी थी, कितना डिबेट चला था। क्योंकि पहले देश वालों को तो लगा लो, अब पहले बाहर भेज रहे हो आप, घर वाले मर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ऐसे नहीं कर सकते आप, ना ही कुछ इंपोर्ट कर सकते हो ऐसे मुंह उठा के। मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया, 1 करोड़ का मैंने एक्सपोर्ट किया, तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करता हूं 1 करोड़ का, तो गवर्नमेंट मुझे परमिट कर देती है कि पवन जी आप 1 करोड़ क्या कर सकते हो? 1 करोड़ का गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, वो सब लगेगा, पर अगर मान लो मुझे कुछ सामान इंपोर्ट करना है तो मुझे पहले इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद में फिर इंपोर्ट करूंगा, ये प्रोसीजर है। अगर मान लो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो गवर्नमेंट कहेगी ये प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना, हम आपको ऑटोमेटिकली क्या दे रहे हैं? एक क्रेडिट दे रहे हैं, आप 1 करोड़ का क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो। ये क्यों मिला मुझे? क्योंकि मैंने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। पर मुझे कुछ इंपोर्ट करना ही नहीं है, मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, लाइसेंस मेरे को फ्री में मिल गया, इंपोर्ट करूंगा, टैक्स पे करूंगा। एक मेरा फ्रेंड है, उसने कहा कि यार तेरे पास इंपोर्ट लाइसेंस है, मेरे पास ये लाइसेंस नहीं, मुझे मिल नहीं रहा, तो ये लाइसेंस मुझे दे दे यार, ताकि मैं कुछ एक्सपोर्ट कर सकूं, फिर इंपोर्ट कर सकूं। तो मैंने उसको ये लाइसेंस दे दिया और बदले में क्या चार्ज किया? अब ये जो पैसा है, क्या मेरा इंपोर्ट लाइसेंस बेचने का काम है क्या? नहीं नहीं, ये तो मुझे फ्री में मिला था। अब ये जो इंपोर्ट लाइसेंस का जो अमाउंट मुझे मिल रहा है, ये भी क्या होगा? पीजीपी एक्ट में टैक्सेबल होगा। आई क्या बात समझ में आपको? अगर गवर्नमेंट कोई नगद में कैश असिस्टेंस करता है, कैश असिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सपोर्ट अंडर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट नगद सहायता करती है बच्चों। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो हम आपको क्या करेंगे? 1 लाख रुपए का कैश अमाउंट देंगे। तो ये जो कैश मुझे मिल रहा है, ये क्या होगा? मेरा बीजीवीपी की इनकम बन जाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा
कि सर एक तरफ तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स दे रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट उसको ही क्या कर रही है, टैक्स लगा रही है। तो इंसेंटिव ही क्यों दे रहे हो फिर, जब टैक्स लगाना है तो? नहीं बच्चों, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका, मैं फिर बताता हूं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, फलानी मिनिस्ट्री, ढिमकानी मिनिस्ट्री, ठीक है। उसमें एक है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारे काम की है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो हेड करता है। अभी फिलहाल कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो आपकी है, इसके दो अलग अलग पार्ट बने हुए हैं बच्चों। एक पार्ट है एक्सपेंडिचर का, एक पार्ट है रेवेन्यू का। डिपार्टमेंट है ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का। रेवेन्यू मतलब पैसा आएगा कहां, पैसा खर्च कहां कहां होगा, ये तो हिसाब रखते होंगे ना। फाइनेंस वाले क्या हिसाब रखते हैं, ये तो रखते हैं। और जो रेवेन्यू वाला जो मिनिस्ट्री है, इसमें दो अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। एक तो क्या है, सीबीडीटी बोर्ड, जब मैंने आपको बेसिक बताया सब चीजें। दूसरा क्या है, सीबीआईसी बोर्ड। सीबीडीटी मतलब क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीआईसी मतलब क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम है, ये देता है आपको कैश इंसेंटिव्स, पर टैक्स कौन लगा रहा है, ये दो अलग अलग लोग हैं बच्चों। एक डिपार्टमेंट आपको इंसेंटिव्स दे रहा है, देता होगा, हमें मतलब नहीं है उससे। हमारा वाला क्या करेगा, उसे क्या मान लेगा, इनकम मान लेगा। तो आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट लगा दिया। अरे भाई, गवर्नमेंट एक आदमी थोड़ी है कोई। गवर्नमेंट तो क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस है, ग्रुप ऑफ एजेंसीज हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये पूरा देश चल रहा है हमारा। तो इसमें एक डिपार्टमेंट है जिसने आपको क्या दिया है, कैश असिस्टेंस दिया है, क्योंकि एक्सपोर्ट बनाना चाहता है डिपार्टमेंट वो। और दूसरा डिपार्टमेंट वो क्या बोल रहा है, इसको हम क्या मानेंगे, अब इनकम मान लेंगे। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों, बोलिए ना। थर्ड पॉइंट देखो, कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक। ये सब चीजें आप ना वहां पढ़ोगे, अपने जब कस्टम पढ़ोगे ना फाइनल में। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है। देखो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, मैं कोई गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करता हूं। इंडिया में मैंने क्या किया, कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया, ठीक है। तो मैंने क्या पे किया होगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी गवर्नमेंट को, और कुछ समय बाद में उसी गुड्स को वापस क्या कर देता हूं, मैं री एक्सपोर्ट कर देता हूं। तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब, जितना आपने ड्यूटी पे किया था ना पहले, वो क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉबैक कर दिया जाएगा, हम आपको वापस दे देंगे। इस पे टाइम लिमिट होती है, 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, क्यों भेजा है, कौन सा गुड्स है, ये सब पढ़ोगे आप फाइनल में जब आपको कस्टम पढ़ने को मिलेगा। कस्टम नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं। तो अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी का ड्रॉबैक हो रहा है, तो जो ड्रॉबैक हुआ है वो भी क्या बन जाएगा, आपका पीजीपी की इनकम बन जाएगी। सबसे पहला, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से जो इनकम कमाई वो कौन सी इनकम है, पीजीपी की इनकम। दूसरा, किसी एजेंसी का, किसी कॉन्ट्रैक्ट का या किसी भी मैनेजमेंट का टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन की वजह से कंपनसेशन मिल रहा है, वो भी कौन सी इनकम है। अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, वो भी कौन सी इनकम है, पीजीवीपी। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और परकेजिट्स इन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपके बिजनेस में आपको कोई गिफ्ट या परकेजिट्स मिल रहे हैं, तो वो जो गिफ्ट और परकेजिट्स है बच्चों, वो कहां पे टैक्सेबल होगा, आपका पीजीपी हेड में ही टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल, आप पर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया आपके पास, उसमें लिखा हुआ था 50 लाख की लायबिलिटी पे करनी है आपको। आपके हाथ पैर फूल गए, अपने क्या आ गया, भारत सरकार का उपक्रम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सील पैक है, लिखा हुआ उसमें 50 लाख की लायबिलिटी पे करो आप विद इन 21 डेज।
आप भाग के मेरे पास है, आपने कहा सर 50 लाख की लाइबिलिटी देखो, इनकम टैक्स नोटिस आ गया। मैं कहा देख भाई, कोई एडवाइस लेनी है तो तू मेरा स्टूडेंट अब फ्री में कर दूंगा, पर इस काम के पैसे लगेंगे, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। आपने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, आप अपना। मैं कहा देख भाई, पूरा 21,000 रुपये लगेगा, ये कर देंगे, पर ये बता दे ये नोटिस जो आया है ये सही है या गलत है, क्योंकि तुझे तो पता रहा इनकम। उसने कहा नहीं सर कहाँ इनकम, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, पता नहीं किस बात का नोटिस। मैंने कहा फिर टेंशन मत ले, अभी जीरो कर देंगे नोट। और मैंने इसका रिप्लाई बनाया और आपकी डिमांड क्या हो गई, जीरो। नोटिस आया सॉरी वाला, अपोलॉजीज किया उन्होंने कि सर गलती से भेज दिया था, माफी मांगते हैं। आप बड़े खुश हो के आए, आपने कहा सर नोटिस जीरो हो गया है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा जो वादा किया वो निभाओ। आपने 21,000 रुपीज मुझे मेरी फीस के दिए, जाते वक्त आपने अपने गले से चैन तोड़ी और कहा सर। मैंने कहा ये किस बात का, आपने कहा सर आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा बोझ सिर से उतारा है, 50 लाख का नोटिस, हमें तो रातों को नींद नहीं आ रही थी, और आपने 2 रिप्लाई के अंदर इसको जीरो करवा दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो आपने गोल्ड की चैन मुझे दी है, क्या ये मेरी शक्ल देख के दी है, मेरे काम को देख के दिया है? तो बिजनेस में जो गिफ्ट मिलते हैं वो बिजनेस हेड में ही टैक्सेबल होते हैं। बिजनेस में कभी भी गिफ्ट लव एंड अफेक्शन में नहीं मिलता। नॉर्मली बताओ गिफ्ट कब मिलता होगा? लव एंड अफेक्शन में तो मिलता है कि मैं उनसे प्यार करता हूं, उन्होंने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, या मैंने उनको गिफ्ट दे दिया, ये तो होता है ना बेटा, गिफ्ट का पैसा थोड़ी होता है। पर मुझे बताइए बिजनेस में क्या कोई प्यार करता है? कोई रिलायंस से प्यार करता हूं गिफ्ट ले ले, नहीं भाई, समझ रहे हो आप? जैसे अगर कोई बिजनेस में गिफ्ट आपको मिल रहा है तो वो कहां पे टैक्सेबल होगा? आपका बिजनेस हेड के अंदर। गिफ्ट पूरे इनकम टैक्स में हम 3 जगह पढ़ेंगे। सबसे पहला गिफ्ट मैंने कहां पढ़ाया था आपको? सैलरी हेड में। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई 5,000 से ऊपर का इन काइंड गिफ्ट है, काइंड वाला तो पूरा ही टैक्सेबल है, जो अपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है तो क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। किसके हाथ में? सैलरी हेड में। दूसरा, अगर कोई गिफ्ट आपको कहां मिल रहा है? बिजनेस और प्रोफेशन में, जो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? आपका पीजीपी हेड में। और एक है बच्चों अदर गिफ्ट, जो हम कहां पढ़ेंगे? अदर सोर्सेज में, सेक्शन 56 to 10 वाला, वो देखेंगे हम। 5वीं इनकम, अगर कोई भी इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को दी है तो वो कौन सी इनकम होगी? पीजीवीपी की इनकम। भूल गए ना आप? सैलरी हेड में आपको बड़ा चिल्ला के बोला था बेटा, आप भूलोगे, अभी आगे भी भूलोगे, 3 जगह और आएगा अभी ये। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन दिया है तो पार्टनर के हाथ में वो पीजीवीपी की इनकम मानी जाएगी। चलो मेरे साथ बोलिए, अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन दिया है तो पार्टनर्स के हाथ में वो पीजीवीपी की इनकम मानी जाएगी। याद नहीं आएगा मुझे पता, आगे फिर भूल जाओगे आप। नेक्स्ट एक्शन नोट पढ़िए। एक पार्टनरशिप फर्म है, इसने सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट दिया है किसको? पार्टनर को। तो ये बोनस, कमीशन सब क्या होगा? पार्टनर के हाथ में पीजीवीपी की इनकम बन जाएगी। Any sum whether received or receivable in cash or in kind under an agreement, such agreement for not carrying on any activity or relation to any business or profession or not for sharing a know-how, patent or copyright। किसी काम को नहीं करने के बदले भी पे जो पैसा मिलता है वो भी कहां पर आता है? पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एमसीसी के बिल्कुल सामने, ये एमसीसी है बच्चों, इसके एकदम सामने अपना पीसीसी खोल लिया। डायरेक्टर सर जो मनोज सर है वो मेरे पास है, उनका क्या पवन जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर एमसीसी पीसीसी। सर ने कहा नहीं आप यहां मत खोलिए, आप यहां नहीं खोल सकते। मैंने कहा सर कहीं भी खोलूं, वहीं से तो बच्चे लेके आऊंगा यहां पर। सर ने कहा देखो पवन जी, हम आपसे कह रहे हैं कि आप यहां पर अपना बिजनेस मत कीजिए, कहीं पर भी कीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, बस यहां से अपनी दुकान हटा लीजिए। मैंने कहा सर नहीं सर,
हम तो यहीं पे खोलेंगे। सर ने कहा रुको ना। सर ने ऊपर वाली जेब से एक चेक निकाला, उसे 5 लाख 5 लाख का एक चेक था, ऊपर वाली जेब से निकाला, लो पवन जी प्लीज कहीं और। मैंने कहा अरे सर क्या बात कर, पीसीसी बंद, वापिस एमसीसी ज्वाइन, ज्वाइन एमसीसी। मुझे बताओ ये 5 लाख मुझे किस बात का मिला? तो एक काम को नहीं, और एक काम क्या था? बिजनेस। तो किसी बिजनेस को नहीं करने के बदले भी जो पैसा मिलता है, आप अपने जब कंसिडरेशन वाला चैप्टर आप पढ़ रहे थे अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वहां पर भी आपको एग्जांपल दिए गए थे ऐसे कि काम है अपना बिजनेस नहीं किया आपने, आपकी बार्बर की दुकान थी सामने, उसने कहा अभी बार्बर, मिठाई की दुकान, जो भी एग्जांपल आपको दिए हैं कि इनकी अलग ही दुकानें होती हैं। कहाँ से पढ़ के आए हो तुम? साले की दुकान। ठीक है बेटा, लो नहीं पढ़ रहे अपन, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवर इन कैश, इन काइंड और एनी एग्रीमेंट, सच एग्रीमेंट फॉर नॉट शेयरिंग एनी एक्टिविटी रिलेशन टू द सच बिजनेस और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ। अगर किसी बिजनेस को नहीं करना या फिर किसी नो हाउ को शेयर नहीं करना। नो हाउ क्या होता है? सीक्रेट्स। बिजनेस के सीक्रेट्स होते, सही बोल रहे हैं एकदम। किसी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका, उसे रेसिपी। ये क्या रे यार तू, रेसिपी नहीं भाई, रहने दो। किसी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका, जैसे कोई भी साबुन बन रहा है या फिर अनाज, अगर वो, हाँ ठीक है बेटा मैं समझ गया, वो आप नहीं शेयर करते किसी के साथ, इसके बदले पैसा आपको मिल रहा है, तो ये कहाँ आएगा? पीजीपी एड में आएगा। फिर एक नोट लिखा हुआ है, देखो इन्वायरमेंट में ना एक लेयर है, ओजोन लेयर, इसमें एक छेद हो गया है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन वगैरह या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, या अजीब सा मौसम ये हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं भाई हमारे साइंटिस्ट लोग। वो कह रहे हैं जैसे क्लाइमेट जितना आप पॉल्यूट कर रहे हो ना, उतना बड़ा वो छेद बड़ा होता जा रहा है, और एक दिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि सब कुछ खत्म कर देगा, क्योंकि वही क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से। सनलाइट बड़ी खतरनाक है बच्चों, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं हम। अब ये जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन हो रहा है, इस पॉल्यूशन को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्कीम्स निकाल रही है। मैंने क्या किया, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाया। मेरी जो इंडस्ट्रीज है उसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया ताकि कम से कम पॉल्यूशन मार्केट में जा सके या फिर इन्वायरमेंट में जा सके, पॉल्यूशन कम हो। इसके बदले में जो भी मुझे कंपनसेशन, देखो वैसे रिवॉर्ड मनी है ये, पर इसको नाम कंपनसेशन दिया गया है कि जो भी कंपनसेशन देगा, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है बच्चों, वो एग्जम्पशन है, वो उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। मतलब ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, उसके डिप्लीशन के लिए जो भी मुझे कंपनसेशन मिल रहा है, ताकि मैं इसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो इस पर किसी पर भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कोई टैक्स ही चार्ज नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्ट है ये। कंपनसेशन फ्रॉम मल्टीलेटरल फंड और डिप्लीट मतलब सेव द ओजोन लेयर, तो क्या रहेगा? ये एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस, की मतलब मेन पर्सन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मेन पर्सन होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलता है बच्चों। अगर उस मेन पर्सन को कुछ हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा बहुत बड़ा, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और वो नुकसान का कंपनसेशन कौन पे कर रहा है? क्लेम कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो जो क्लेम मिलेगा बिजनेस में, वो क्या होगा? पीजीपी की इनकम मानी जाएगी। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर इसको मैं देसी भाषा में बताऊं आपको, जो आपने पढ़ा हुआ है, याद करो आपने 11th-12th के अंदर मैडम आपको पढ़ाती थी, पार्टनरशिप अकाउंट्स में जेएलपी पढ़ते थे आप, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। याद है आपको? थोड़ा बहुत याद आया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये वही तो है। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है बच्चों, जो पार्टनर्स के लाइफ के लिए, उसके रिटायरमेंट के लिए बनता है। तो अगर उससे कुछ पैसा मिलेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी से, तो पैसा कहां टैक्सेबल होगा? आपका पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 8 है, इस पे लगाइए आप होल्ड। पॉइंट नंबर 9 पे तो मैंने वैसे ही परमानेंट लगा रखा होल्ड।
सर ये मतलब बताएंगे भाई, जब वक्त आएगा तब बताएंगे, टेंशन मत लो आप, दोनों को होल्ड कर दो आप, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। सेक्शन 28 क्या बोलता है? सेक्शन 28 बोलता है एनी सम अराइजिंग टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीपी हेड में। कोई आपको कंपनसेशन मिल रहा है टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कोई बिजनेस में गिफ्ट मिल रहा है, कोई पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से, या कोई काम को नहीं करने के बदले में जो पैसा आपको मिलता है, कोई नो हाउ को शेयर नहीं करने के बदले जो पैसा मिल रहा है आपको, या फिर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या मिल रहा है बच्चों, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट मिल रहा है। तो ये सारी इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? आपकी पीजीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगी। 8 और 9 अभी हमने पढ़ेंगे नहीं, छोड़ो, जब आएगा वक्त अपने आप पढ़ लेंगे इसको अपन, ठीक है। ये था सेक्शन 28 जिसमें क्या बता रखा है कौन कौन सी इनकम आपकी पीजीपी एड में टैक्सेबल होती है, ठीक है भाई। बढ़े आगे। सेक्शन 29 ये बताता है बच्चों कंप्यूटेशन के बारे में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी 11-12 में था आदित्य, ये शायद डायरेक्ट स्कीम से हैं। आदित्य महेश्वरी आप डायरेक्ट स्कीम से हो क्या? क्या करूं मैं अब? डायरेक्ट स्कीम से है। भाई मुझे आदित्य जी ये बता दीजिए, आपने जेएलपी का नाम सुना हुआ है क्या? नहीं सुना तो छोड़, जाने दे। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, उससे जो आपको कंपनसेशन मिलता है वो आपका पीजीयूपी हेड की इनकम होती है, बात खत्म। 12th में क्या था, 11th में क्या था, नर्सरी में क्या था, छोड़ो उसको। अब आते हैं मेन बात पर। मैंने तो एग्जाम्पल दिया था भाई, आपने पढ़ा हुआ है अगर जेएलपी, तो वो ये वाली बात है, जेएलपी की बात हो रही है। अरे जरूरत रहे फाउंडेशन से है, वो डायरेक्ट स्कीम से है वो। तो आपको क्या पता यही है वो? अच्छा क्लास में आता है क्या? तो फिर पढ़ा नहीं क्या इसने? चलो अब इस पे कितना क्यों चर्चा कर रहे हैं अपन, इधर देखो अब सेक्शन अंडर सेक्शन 29 हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 29 क्या बोलता है बच्चों? कंप्यूटेशन की बात कर रहा है कि सर पीजीवीपी का कंप्यूटेशन कैसे बनेगा, कौन कौन से सेक्शन आपको फॉलो करने हैं और किसके थ्रू ये बनेगा, ये बता रखा है सेक्शन 29 के अंदर। सेक्शन 29 कोई सेक्शन है ही नहीं बच्चों, बस वो फालतू का लिखा हुआ है। अगर सेक्शन नहीं भी होता तो भी हम वही करते जो लिखा हुआ है, बस बी मतलब का बीच में एक सेक्शन का नंबर बढ़ा दिया गया है। उसने क्या बोला कि कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आपको एडमिसेबल डिडक्शन इन सेक्शंस में लिखा गया है, इन एडमिसेबल इस सेक्शन में लिखा गया है, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स इसमें लिखा गया, और अदर प्रोविजन यहां पर लिखे गए हैं। इनको फॉलो करना है। अरे भाई तू नहीं भी बोलेगा तो भी फॉलो करना है। तो सेक्शन 29 कोई सेक्शन है ही नहीं बच्चों, बस बता रहा है कि ये कंप्यूटेशन ऐसे बनता है। थैंक यू, बता दिया आपने। अब हमारा आगे काम है, इधर देखो। अब सेक्शन 28 हमने पढ़ लिया, सेक्शन 29 जो है वो कोई काम का ही नहीं था, पढ़ो चाहे मत पढ़ो एक बराबर वाली बात थी वहां पर। आने वाले कुछ दिनों तक आपको मॉड्यूल कैरी नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है पुराने चैप्टर्स वगैरह में तो अलग बात है, बाकी इसको कैरी मत कीजिए, नोट्स कैरी कीजिए साथ में। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होगा हम सामने यहीं से कर लेंगे, है ना। आपका थोड़ा बोझ कम रहेगा, बहुत बोझ होता है बच्चों आजकल बच्चों पर। देखिए बच्चों,
सामने देखो, अब एक बार कुछ बातें समझा रहा हूं आपको मैं। अब मैं आपको पीजीवीपी का बेस बना रहा हूं। देखिए बच्चों, जो हेड है आपका पीजीवीपी हेड, एकमात्र ऐसा हेड है बच्चों 5 हेड ऑफ इनकम में जिसका अकाउंट्स आप खुद मेंटेन करते हो। सैलरी में कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते, ना ही हाउस प्रॉपर्टी में कुछ मेंटेन होता है, तभी तो वो एडोक एग्जाम्पशन दे रहे हैं 30% की। ना ही कोई अदर सोर्स में अकाउंट्स मेंटेन करता है, ना ही कैपिटल गेन के अंदर। पीजीवीपी एक ऐसा हेड है जहां पर अकाउंटिंग होती है, अकाउंट्स मेंटेन्ड किए जाते हैं, जहां पर आप अपना एक पीएनएल अकाउंट बनाओगे। इस पीएनएल अकाउंट में आप बहुत सारे एक्सपेंस लिखोगे, डेबिट करोगे, और यहां पर आपकी कुछ इनकम्स आएंगी, और फिर इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे, बैलेंस आपका ये हो जाएगा। ये तो करते हैं अपन। और ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट पर क्या लगेगा बच्चों, टैक्स लगेगा। ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इनकम टैक्स में मैं आपको पीएनएल अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहा। मतलब आप ये मत सोचिए कि हम ये पीएनएल अकाउंट बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इनकम टैक्स कहता है जैसा तुमने बनाया अकाउंट्स में वैसा बनाओ। हम आपको पीएनएल अकाउंट बनाना नहीं सिखाने वाले यहां पर। हाँ, आपने जो पीएनएल अकाउंट बनाया है उस पीएनएल अकाउंट को हम चेक जरूर करेंगे, क्योंकि एक बात तो साफ है बच्चों, जितने ज्यादा आप खर्चे डालोगे उतना कम प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में? जितने इनकम को कम दिखाओगे उतना प्रॉफिट कम रहेगा। तो कहीं एसएससी अपने खर्चों को ज्यादा तो डेबिट नहीं कर रहा ताकि उसे कम प्रॉफिट दिखाना पड़े और कम टैक्स लगे। आई बात समझ में? इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन एक्सपेंडिचर्स पर अलग अलग प्रोविजंस बना रही है। हर एक खर्चे पर कुछ ना कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं। अगर वो सेक्शंस में लिखी गई बातें पूरी करता है वो एक्सपेंडिचर, तभी वो यहां पर बना रहेगा, अदरवाइज वो खर्चा यहां से हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेंस है ए एक्सपेंस, थोड़ा सा इसमें अमाउंट डालते हैं ताकि चीजें आपको पिक्चराइज होना स्टार्ट हो जाए। मान लो आपके पास 100 रुपए का इनकम है और आपके जो एक्सपेंस है वो है 70 रुपए के, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 30 रुपए का। आप इसको 30 लाख मान लीजिए, 30 करोड़ मान लीजिए, जो मानना मानिए आप, 30 रुपए का नेट प्रॉफिट है। इसी पर क्या देना है आपको, टैक्स देना है। इस 70 में से एक एक्सपेंस था एक्सपेंस ए के नाम से, कुछ भी हो सकता है, रेंट पे किया, सैलरी पे की, फलाना ढिमकाना, कोई भी खर्चा ए नाम है उसका। वो कितने का था, 10 रुपए का था, जो इस 70 में शामिल है। ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर है 10 रुपए का। गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये जो एक्सपेंडिचर है ये सेक्शन के हिसाब से सही नहीं है, आपने सही इनकम टैक्स में इसको फॉलो नहीं किया। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस एक्सपेंडिचर को डिस्क्वालीफाई कर रही है, डिसअलाउड कर रही है। तो जैसे इसको डिसअलाउड किया जाएगा, बताओ एक्सपेंस कितना बचेगा, 60 बचेगा। एक्सपेंस 60 बचते ही क्या होगा बेटा, प्रॉफिट आपका 40 रुपए हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब हम हर एक एक्सपेंडिचर को उठा उठा के देखेंगे। अगर इसने सही सेक्शन के हिसाब से बात की है तो वापस ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, उठा के पैनल से बाहर करेंगे। और डिसअलाउड का मतलब क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि सर मेरा नेट प्रॉफिट था, अगर मैं लिखता हूं सर मेरा नेट प्रॉफिट था कितने का, 30 रुपए का, और मेरा एक्सपेंस ए क्या कर दिया गया है, डिसअलाउड, कितने से, 10 से, तो मेरा नया नेट प्रॉफिट कितना आ गया। यही की बात है बच्चों। तो इसका मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर आपके डिसअलाउड होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी इनकम को बढ़ा देते हैं। सर मतलब सभी खर्चों के सेक्शन से, हाँ बच्चों सभी खर्चों के सेक्शन है। मैं आपको इनकम टैक्स के अंदर पेनल अकाउंट बनाना नहीं सिखा रहा, पर हाँ जो खर्चे आपने डेबिट कर रखे हैं उनके रूल्स आपको यहां पढ़ाऊंगा मैं, कि कौन कौन से खर्चे आपके डेबिट रह सकते हैं पेनल अकाउंट में। अगर वो रूल्स को फॉलो करते हैं, सेक्शंस को फॉलो करते हैं,
सेक्शंस में लिखी गई बात को वो पूरा करते हैं तभी यहां पर बने रहेंगे, अदरवाइज उसको उठा के यहां से क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। आई बात समझ में? इसमें सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर है, फर्स्ट एक्सपेंडिचर, उसका नाम है बच्चों, अगर आपने कोई रेंट पे किया है, सामने देखो बस आप तो, या कोई टैक्स पे किया है, या कोई इंश्योरेंस पे किया है, या फिर आपने कोई रिपेयर करवाया है, किसका, ये सब चीज किसके लिए हो रही है, बिल्डिंग के लिए। मतलब सर जैसे ये जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, ये एमसीसी की रेंटेड बिल्डिंग है, एमसीसी इसका रेंट पे करती है बच्चों। एमसीसी ने मान लो साल का इसका 20 लाख रुपए का रेंट पे किया, तो जब एमसीसी अपना पिनल अकाउंट बनाएगी तो क्या ये रेंट यहां डेबिट कर सकती है क्या? यस और नो? यस सर, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए बिल्डिंग की जरूरत है एमसीसी को, तभी तो बिजनेस कर पा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि सर ये जो रेंट है बिल्डिंग का, या बिल्डिंग का कोई टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स टाइप, या कोई इंश्योरेंस करवाया आपने अपने बिल्डिंग का, या फिर बिल्डिंग का कोई रिपेयर करवाया है, तो ये सारे खर्चे आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, बशर्ते इस बिल्डिंग में आप क्या करो, बिजनेस एंड प्रोफेशन करो। मतलब सर अगर कोई आपने इस बिल्डिंग में आप रहते हो, आपकी पर्सनल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पे नहीं है, अगर आप इस बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे क्या कर दिए जाएंगे, आपको अलाउड कर दिए जाएंगे। क्या बात समझ में आई आपको? फिर गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई, रेंट तो वो लोग पे करते हैं जो टेनेंट होते हैं, अगर आप इस बिल्डिंग के मालिक हैं तो आप रेंट पे नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर एमसीसी इस बिल्डिंग का ऑनर है बच्चों, तो ये जो रेंट है ये डेबिट नहीं होगा, क्योंकि मालिकों को डेप्रिसिएशन मिलता है, ना कि रेंट अलाउ होता है। आई क्या बात समझ में? तो इसका मतलब रेंट किसको अलाउ किया जाएगा, टेनेंट को अलाउ किया जाएगा, ऑनर को अलाउ नहीं किया जाएगा। टैक्स या इंश्योरेंस, चाहे आप टेनेंट है चाहे आप मालिक हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबको अलाउ कर दिया जाएगा। रिपेयर, रिपेयर बच्चों दो टाइप की होती है आपकी रिपेयर। एक होती है आपकी करंट रिपेयर, जिसको आप रेवेन्यू रिपेयर भी बोल सकते हैं। एक होती है आपकी कैपिटल रिपेयर। इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर हमने और बना दिया, ये कौन सी रिपेयर है, कैपिटल। सर कैपिटल रिपेयर का मतलब क्या है सर, ऐसी रिपेयर जिसकी वजह से या तो एसेट का परफॉर्मेंस बढ़ जाए या उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिपेयर। ये अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। करंट रिपेयर का मतलब क्या है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या है, जिसका लाइफ 1 साल से कम का है, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट रिपेयर। करंट रिपेयर अलाउ होगा बच्चों, चाहे आप उसके ऑनर हैं चाहे टेनेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कैपिटल रिपेयर ना तो ऑनर को अलाउ होता है ना ही टेनेंट को। क्यों सर? क्योंकि कैपिटल रिपेयर पर क्या मिलता है आपको, डेप्रीशिएशन मिलता है। ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, बिल्डिंग में जाके ऐड हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, इसका डेप्रीशिएशन मिलेगा। इतनी सारी बातें लिखी है सेक्शन 30 में। बताओ भाई क्या लिखा सेक्शन 30 में? सर कुछ खर्चे बता रखे हैं सेक्शन 30 में। पहला खर्चा कौन सा था, दूसरा, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा रिपेयर, ये करंट रिपेयर था, और ये रिपेयर कौन सा है, कैपिटल रिपेयर। अगर आप इस बिल्डिंग के ऑनर हैं तो रेंट अलाउ नहीं है, टैक्स अलाउड है, इंश्योरेंस अलाउड है और रिपेयर अलाउ है, पर कैपिटल रिपेयर आपको अलाउ। पर आप अगर इस बिल्डिंग के टेनेंट है तो ये भी अलाउ, ये भी अलाउ, ये भी अलाउ, ये भी अलाउ, और ये अलाउ नहीं है, बशर्ते बिल्डिंग को आप कहां यूज करोगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये कौन सा है बच्चों, ये अंडर सेक्शन 30 है। पढ़ दो अपने आप। रेंट, टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, रेंट पेड एज टेनेंट allowed, rent paid as owner not allowed, municipal tax always allowed,
किसके लिए? ऑनर हो चाहे रिपेयर। करंट रिपेयर तो अलाउड है बच्चों, कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं है। इंश्योरेंस क्या रहेगा? ऑलवेज अलाउड। शर्त क्या है बच्चों? सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या लिखी हुई है? सच बिल्डिंग यूज कहां पर? बिजनेस एंड प्रोफेशन, तभी अलाउ होगा। अगर आपने इस बिल्डिंग को पर्सनली यूज किया है तो फिर आप भूल जाना, कोई खर्चा पर डेबिट नहीं होगा। बोलिए, बढ़े आगे चलिए। सेक्शन 31, सेक्शन 31 कहता है कि जहां आपने बिल्डिंग का नाम पढ़ा है ना, वहां बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर लिख दीजिए। बाकी सारी राम कहानी सेम टू सेम है कि अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया, उसका आपने रेंट पे किया, उसका रिपेयर करवाया, उसका इंश्योरेंस करवाया, तो सारा कुछ क्या रहेगा? आपको अलाउ रहेगा, बशर्ते उस प्लांट एंड मशीनरी को कहां यूज करोगे आप? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू द रिपेयर, इंश्योरेंस और प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर अलाउड एक्सपेंस इफ सच प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर यूज कहां पर? बिजनेस एंड प्रोफेशन। दो सेक्शन हमने कर लिए। वैसे देखा जाए ना, 4 सेक्शन सल्टा दिए हमने। पहला कौन सा था भाई? सेक्शन 28, जो किसकी बात कर रहा था? कौन कौन सी इनकम आती है पीजीवीपी में। सेक्शन 29 तो ये तो था या नहीं था, एक बराबर है ना? इसको भूल जाना चाहे आप, ठीक है बेटा कन्हैया, इसको भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 30 और सेक्शन 31 बताओ किसके लिए है? सेक्शन 30 बिल्डिंग की बात करता है और 31, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा सेक्शन हमारा? सेक्शन 32। क्या हो गया बेटा? ये सेक्शन 30 था, ये 31 था। सिर्फ इतना क्या लिखा है? बस वो ज्ञान है बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मन, बंद, क्लास बंद कर दूं? घर जाने का मन कर रहा है तो फिर पढ़ो ना। फिर क्या हो गया, थक गए? थोड़ा बहुत थकावट, थोड़ी सी बहुत कोशिश कर, देख अच्छे से कर। हाँ बोल एक बार, फिर देख मैं सुनाता हूं तुझे, बोल के तो देख बेटा। सेक्शन 32 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम, डेप्रिसिएशन। पूरे इनकम टैक्स का ये सबसे बड़ा सेक्शन है। अगर मैं फाइनल लेवल की बात करूं तो फाइनल में एक सेक्शन पढ़ोगे आप, सेक्शन 115 जेसी, मैट का प्रोविजन। उससे भी बड़ा सेक्शन हमारा सेक्शन 32 है। मतलब सेक्शन 32 जो है ना, वो अपने आप में पीजीवीपी का एक अलग चैप्टर है बच्चों। अगर मुझे कोई किताब डिजाइन करने के लिए देना तो इस चैप्टर को मैं अलग से डिजाइन करूं। हालांकि पीजीवीपी का हिस्सा है ये, पर इसको पूरी तरह अलग से डिजाइन करूं, क्योंकि उसको मुझे पढ़ाने में कम से कम 5, 6, 7 दिन लग जाएंगे, तब जाके पूरा होगा। इतना बड़ा सेक्शन है ये, सेक्शन 32। एग्जाम में तुम्हारा दोस्त हूं क्या मैं? यहाँ खेलने आता हूँ क्या तुम्हारे साथ? आ जाओ गेम खेलते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों दिलाते हो आप? हंस रहे? अरे अरे सर, अरे इनकम टैक्स बढ़ाना, अरे सर ओ डर गए डर गए। अरे पता नहीं, ये बच्चे डरते नहीं यार, बाकी हर जगह खौफ हुआ पड़ा है हमारा। सर ऐसा क्या है इस सेक्शन में जो इंस्टीट्यूट ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा किया इसको? डेप्रिसिएशन।
नॉर्मल सा तो है सर, एसेट परचेज किया, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, डेप्रिसिएशन पेन अकाउंट में डाल दो। इसमें इतना नाटकबाजी वाली क्या बात है बच्चों? देखिए जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं अदर देन डेप्रिसिएशन, सभी कैश एक्सपेंडिचर्स हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं। मतलब सर, मतलब जो एसेट्स आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो बिजनेस के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे का एक हिस्सा आप अमोर्टाइज करते हो अपने पेंडल अकाउंट में, जिसको आप क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन। इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हमें मेज कुर्सी चाहिए, कैमरा चाहिए, वैक्यूम चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, एसी चाहिए। ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं सर, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जो आपको लंबे समय तक बिजनेस में करने में मदद करेंगे, जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा होता है, और जो बिजनेस को करने में मदद करते हैं, जो आपका स्टॉक नहीं होता, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस क्लास में आप आए, आप पढ़ रहे हैं, आपको हमने जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई, जो किताबें वगैरह दी, एमसीसी ने भी दी आपको, ये सब क्या है बच्चों? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपके साथ चला जाएगा। पर इस मेज कुर्सी पे जिस पे आप बैठे हैं, क्या इसको भी साथ लेके जाओगे कि इस पे बैठ के पढ़ाई की थी, इसको लेके जाऊंगा मैं तो एग्जाम भी इसी को लेके जाऊंगा वहां देने के लिए? ऐसा नहीं बच्चों, आप चले जाओगे, दूसरे बच्चे आ जाएंगे। इसी क्लासरूम में GI 1 बैठा करता था, आज वो चला गया, अब GI 8 आ गया है, GI 8 चला जाएगा, फिर GI 16 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मेजें यहाँ रहेंगी, ये एसी यहीं रहेगा, ये प्रोजेक्टर यहीं रहने वाला है, मैं यहीं रहने वाला हूँ। इसका मतलब हम लोग क्या हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। पर ये जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस को करने के लिए, तो इसका जो खर्चा है उसको आप धीरे धीरे करके अमोर्टाइज करते हो, जो पेनल अकाउंट में सीधा इफेक्ट करता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? डेप्रिसिएशन। समझते हैं? सर ये आपका पेनल अकाउंट है, इस पेनल अकाउंट में आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 30 रुपीज का। अब ये जितने भी एक्सपेंडिचर है, चाहे आपने सैलरी पे की हो, चाहे आपने रिपेयर करवाया हो, चाहे आपने कुछ भी खर्चा किया हो, सबके बिल आपको मिल जाएंगे। सैलरी पे की है, सबूत है, साहब देखो हमारा एम्प्लॉय है, सैलरी पे की है, रिपेयर करवाया साहब, सामने वाले से पेमेंट किया आपने, सब कैश एक्सपेंडिचर है, जिसका कुछ ना कुछ आपके पास क्या रहेगा? प्रूफ रहेगा, इसको प्रूफ कर सकते हो। बट डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जो अपनी मर्जी से क्या करते हो? आप इस पेनल अकाउंट में डेबिट करते हो। आप यहां पर जैसे ही डेप्रिसिएशन डालते हो, मान लो आपने 20 का डेप्रिसिएशन डाला, इसका सीधा इंपैक्ट क्या आएगा? आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर जैसे ही पेनल अकाउंट में आता है तो क्या होता है? आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, सीधा पेनल अकाउंट को हिट करता है बच्चों ये। और पेनल अकाउंट को हिट करता है, इसका मतलब क्या होगा? सीधा प्रॉफिट को हिट करेगा, और प्रॉफिट को हिट का मतलब क्या होगा? सीधा टैक्स को हिट करता है, सीधा टैक्स कम हो जाएगा। अगर आप एक कंपनी है तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स बच जाएगा आपका। आपने 20 लाख का डेप्रिसिएशन डेबिट किया पेनल अकाउंट में, तो सीधा बताओ क्या मतलब है इसका? सर 20 लाख मल्टीप्लाई 30%, आपने 6 लाख का टैक्स बचा लिया। अरे बात समझ में आपको? सेस अलग लगेंगे, सरचार्ज सब कुछ है, मतलब नॉर्मल एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं आपको। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस डेप्रिसिएशन को बड़े सावधानी से इसको डिजाइन किया गया है, ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करना ना स्टार्ट करें। लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है बच्चों, तभी तो ये इतना अजीब सा हो गया है ये। मतलब सर इतने सारे प्रोविजन ऐसे थोड़ी बन गए, छोटा सा डेप्रिसिएशन जिस पर इतने सारे प्रोविजन क्यों बने बेटा? क्योंकि लोगों ने इसको बहुत खिलवाड़ किया इसके साथ, और आज ये इतना बड़ा बन चुका है, क्योंकि अलग अलग प्रोविजंस को इन्होंने क्या किया? अमेंड करवाए हैं। नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? मैं एग्जांपल पूछता हूं आपसे। मान लो मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया 1 जुलाई 2022 को, इसकी जो कॉस्ट है बच्चों, परचेज कॉस्ट, वो है 10 लाख की। आपका जो मेथड है डेप्रिसिएशन का, वो है SLM मेथड, और आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, डेप्रिसिएशन कितना होगा? ज़्यादातर बच्चे 75,000 बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, शायद उनको ये भी नहीं आता। अच्छा, सब 75 बता रहे हैं क्या? चलो भाई, आता है सबको।
बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा पकड़ के। मैं कोई तेरा दोस्त नहीं हूं यहां पर जो तू कॉमेडी कर रहा है मेरे साथ। क्या? ऐसा क्या बोला तूने? मेरे बीच में बोलते क्यों टोक रहा है तू? आर्ग्यूमेंट कर रहा है मेरे साथ में तू? तो फिर कोई कॉमेडी चल रही है क्या? और तू ही क्यों बोल रहा है बीच में? ये भी तो बैठे इतने सारे हैं। क्या नाम क्या है तेरा? जोग सिंह? जोड सिंह? JOD? जोग सिंह? पढ़ना है नहीं पढ़ना है बता। आर्ग्यूमेंट करोगे यार? क्या कर लिया तूने ऐसा? क्या उनसे तीर मार दे और आर्ग्यूमेंट कर रहा है मेरे साथ तू? 10 20 50 हजार की फीस जमा करवाई है, क्या खरीद ले क्या मेरे को तूने जो आर्ग्यूमेंट करेगा? क्या मैं तुम्हें डांट नहीं सकता क्या? एक बात बता दो, हाथ ऊपर करो जिसको नहीं डांटना है। बोल दो सर मुझे नहीं डांट सकते बिल्कुल भी आप। मैं तुम्हारा दोस्त हूं क्या? यहां पे खेल रहे हो तुम्हारे साथ में। सॉफ्ट कॉर्नर रखूंगा तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं पढ़ोगे डांट भी लगाऊंगा, क्लास से बाहर भी करूंगा। पढ़ने आए हो या फिर आप कोई नेतागिरी करने आए हो तुम लोग? एक बात बताओ ना, क्या मैं कोई पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा हूं क्या आपके साथ में? क्यों डांट रहा हूं मैं? क्या मजा आता है क्या मेरे को डांटने में? इसलिए ताकि आप पढ़ाई कर सको। ये सब्जेक्ट ऐसे लगता है क्या तुम्हें? या सी ऐसे लगती है तुम्हें? फाउंडेशन ही तो पास किया है। कितने अटेम्प्ट में किया होगा? एक अटेम्प्ट में? क्या इंटर कर जाओगे एक अटेम्प्ट में? अगर इस तरह से मस्ती मारोगे तो तुम। 5% रिजल्ट है बेटा। क्या 95 में आने लायक हो क्या तुम? अपने आप से पूछना एक बार, जब 5% में आने वाले हो आप। आर्ग्यूमेंट कर रहा है यार, बहस कर रहा है मेरे साथ में। ये नहीं सर, सॉरी सर नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोल रहा। ये बच्चा इतना बोलता है, इसको कितने डायलॉग मारे मैंने, हर बार बोलता है सॉरी सर। पता है गलती कर रहा हूं, कोई बात नहीं, गुरुजी को गुस्सा आ गया, सर सॉरी सर। आर्ग्यूमेंट कर रहा, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? बताऊं तूने क्या बोल दिया ऐसा? नहीं, ये अकड़ किसको दिखा रहा है तू? ये वाली कल करते हैं यार, मूड खराब कर दिया। बाय बाय बच्चों।